हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप बालक बालिकाओं का आपके अपने चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर में फिर से एक बार स्वागत है। फटाफट से आ जाइए और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें आज हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का कुछ एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे PYQ प्रीवियस ईयर IT जेई मेंस और नीट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले, एम आई ऑडिबल? मैं दिख रहा हूं, मेरी वीडियो आ रही है? आई थिंक बिल्कुल क्लियरिटी है, आपको दिख भी बहुत अच्छे से रहा होगा, आवाज भी बहुत क्लियर आ रही होगी। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और PYQ, अच्छा, PYQ स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये बताइए कि मैंने आपको कल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए थे, इसकी थ्योरी मैंने बताई थी और इसका मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया था। और मैंने लास्ट में आपको 4 क्वेश्चंस भी दिए थे। होप सो कि आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो चलिए एक काम करते हैं, पहले उस 4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग ने सॉल्व नहीं किया, अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाया था तो कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ आप लोग वीडियो को पॉज करिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे जो मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे। तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तब जाकर आप हमसे पूछेंगे, तब जाकर मैं इसमें सॉल्व करूंगा, तब आप जाके सॉल्यूशन देखेंगे किसको किस अप्रोच के साथ किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए इस PYQ IT जेई नीट की PYQ को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं, कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपको। मैंने आपसे बताया था, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इफ, अगर F को अगर हम बोलते हैं फोर्स, अगर F क्या है? फोर्स, V है वेलोसिटी, V है वेलोसिटी एंड X इज योर डिस्प्लेसमेंट, X is your displacement and T is time। यहाँ पे T को टाइम से डिनोट किया गया है। और एक इक्वेशन पहला आपके सामने क्वेश्चन दिया गया था, पहला आपके सामने क्या क्वेश्चन दिया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, हाँ, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दिया गया था और आपसे कहा गया था कि अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करिए। टी है टाइम, एफ है फोर्स, वी है वेलोसिटी, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, अल्फा एंड बीटा बोथ आर कांस्टेंट। आप क्या लिखेंगे? हेयर अल्फा एंड बीटा बोथ आर डायमेंशनल कांस्टेंट, बोथ आर डायमेंशनल कांस्टेंट। अगर डायमेंशनल कांस्टेंट है तब आपको क्या करना है? इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। बच्चे पहले आप ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए। ठीक है, आपने पॉज कर लिया, आपने ट्राई किया, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। पहले आप क्वेश्चन को फटाफट से कॉपी कर लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं इसको हम किस अप्रोच के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको तो बात समझ में आ गई ना। फोर्स, एफ को फोर्स है, वी है वेलोसिटी, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम। अब यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से अब आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, आपको मैंने बताया था कि प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, तो प्लस के इधर वाली फिजिकल क्वांटिटी और प्लस की उधर वाली फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब इस क्वांटिटी का डायमेंशन और इस क्वांटिटी के डायमेंशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है बच्चे, तो आप ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ एफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो बच्चे बताइए पहले फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है ml-t-2 होती है। देन उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। कितनी होती है? lt-1 होती है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे, डायमेंशन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? एक्स है डिस्प्लेसमेंट
और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पे एल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ बीटा को हम कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बीटा को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, हमें इसी की तो डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। या तो आप लिख दीजिए डायमेंशन ऑफ बीटा, या तो आप सिर्फ ब्रैकेट के अंदर बीटा लग देंगे, तो दोनों बात सेम हो जाएगी। एल को अब यहां से मल्टीप्लाई करिए, तो आप सिंप्लीफाई करिए, एल 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 स्क्वायर, एल की स्क्वायर कितना, एल की पावर 4, तो आपका हो जाएगा एम एल की पावर 4 टी की पावर -2 टी की पावर -1 दैट इज टी की पावर -3, ठीक है बच्चे। तो ये किसकी डायमेंशन निकल गई, बीटा की डायमेंशन आपके सामने आ गई, ml4 t-3। कितनी इजी तरीके से आपने निकाल दिया, लग रहा था बहुत टफ है लेकिन कितनी आसानी से निकाल लिया। अच्छा अब एक बार बताइए, आपको मैंने बताया ये एक फिजिकल फॉर्मूला है, इसका मतलब इस क्वांटिटी की डायमेंशन बराबर इस क्वांटिटी की डायमेंशन बराबर इस क्वांटिटी की डायमेंशन, सबकी डायमेंशन आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर ये पूरी क्वांटिटी मास है तो ये पूरी क्वांटिटी भी मास होगी, ये पूरी क्वांटिटी भी मास होगी, इसका मतलब सारे फिजिकल पैरामीटर आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। और फिजिकल पैरामीटर्स अगर सेम है तो सबकी डायमेंशन सेम होगी, मतलब ऑल टर्म्स हैज इक्वल डायमेंशन या ऑल टर्म्स हैज इक्वल डायमेंशन, समझ में आ रहा है। तो अब इसका मतलब हो गया कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चे देखिए कैसे करेंगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। बच्चे टी क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी स्क्वायर होती है। भाई टाइम की डायमेंशन टी होती है और यहाँ पे लिखा है टी स्क्वायर, तो आप क्या करना पड़ेगा, टी की पावर 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, देखिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, ml2 t-3, बोलो है कि नहीं। अब यहां से t2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब t2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए आपको क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो t2 को जब आप मल्टीप्लाएंगे t की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर t की पावर -1। सो इजी, बताइए इजी है कि नहीं, समझ में आ गया। तो अल्फा की डायमेंशन आपको निकल गई, ये हो गई अल्फा की डायमेंशन और ये हो गई बीटा की डायमेंशन। किस अप्रोच के साथ किया गया, समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इन सब की डायमेंशन आपस में बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी बराबर डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी बराबर डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकाल लेंगे। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मेरे आपसे ये एडवाइस है कि आप लोग पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिएगा, तभी आप लोगों की थोड़ी सी आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है ना वो तभी डेवलप हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप नहीं सोच पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, आप उस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस अप्रोच तक आपको पहुंचना चाहिए। तो मेरी एडवाइस ये है, पहले आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था कि सेम F है फोर्स, V है वेलोसिटी, X है डिस्प्लेसमेंट, T है टाइम और अल्फा बीटा अगर डायमेंशनल कांस्टेंट है तो अल्फा और बीटा की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, ये एक करेक्ट फिजिकल इक्वेशन है। तो बच्चे आपको इसमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी है। आपको पता है ना साइन की कोई डायमेंशन नहीं होती, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, पाई, लॉग, एक्सपोनेंशियल, नेचुरल नंबर, ऑल दीज हैव डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ये क्या होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का मतलब होता है कि जिनकी डायमेंशन m0, l0, t0 होती है, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब साइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब बेटा हम ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज इक्वल टू m0, l0, t0। बताइए कह सकते हैं कि नहीं, बीटा टी के अंदर भाई साइन के अंदर जो भी लिखा होगा सब डायमेंशन लेस होगा ना। तो अब हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी और टी के बारे में हमें पता है, टी है टाइम। तो बच्चे काम करते हैं, डायमेंशन ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू m0, l0, t0। अब बार बार डायमेंशन ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके लिए कर दीजिए, ब्रैकेट में डायमेंशन लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी है टाइम और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी इज इक्वल टू m0, l0, t0, ठीक है बच्चे। टी को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो बच्चे बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0,
L0 t की पावर -1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा। ये इस इक्वेशन में बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये तो है डायमेंशनल फॉर्मूला, और इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आपने बीटा की डायमेंशन निकाल दी। अब देखिए इसी तरह से हम लोग यहां पे निकालने जा रहे हैं अल्फा की डायमेंशन। किसके निकालेंगे? अल्फा की डायमेंशन। बच्चे एक बात बताइए, ये पूरी जो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी है पूरी, ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसकी जब कोई डायमेंशन नहीं होगी तो हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे भी नहीं। तो बेटा अल्फा की डायमेंशन बराबर फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशन। बस हमें इसकी तो डायमेंशन लिखनी ही नहीं है, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या होती है? कुछ नहीं, डायमेंशनलेस। तो बच्चे अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बताइए फटाफट से, आप कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। बच्चे फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। कितनी होती है? mlt-2, mlt-2 डिवाइडेड बाय, बच्चे v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। अब क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो l2t-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? l2t-2। बच्चे आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करिए, इसको ऊपर लेके जाइए, तो ये आपका हो जाएगा ml-1, ये हो जाएगा t0। क्या हो जाएगा? ml-1 t0। तो बच्चे अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी? अल्फा की डायमेंशन आपके सामने आ गई। ml-1 t0 is the dimension formula of alpha and m0 l0 t की पावर -1 is the dimension formula of beta in this physical equation. Am I clear? I made myself clear? समझ में आ गया? Any confusion? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप कॉपी करेंगे। कॉपी करना छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है? कॉपी करना छोड़ दीजिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ पहले कोशिश किया करिए, प्रयास किया करिए। जितना ज्यादा कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है बच्चे? तो अच्छा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करना मत भूला करिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि ये सारी मेहनत ये और किसी के लिए नहीं है, तो आप लोगों के लिए की जा रही है। मैं पूरा टाइम निकालता हूँ, पूरा टाइम निकाल के प्रॉपर तरीके से आपको जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं, मैं अपने द्वारा मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं उतना ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग घर में करते नहीं हो, मुझे पता है। प्रैक्टिस आप लोग बहुत कम करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिख लेते हो। थ्योरी के बाद आप एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस बंद कर दोगे। जैसे ही आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, आपके माइंड से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ भी याद नहीं होगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कल के लेक्चर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है बच्चे? तैयारी करते रहिए। तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सेम वही चीज दे रही है आपको, एफ वी एक्स के बारे में पता है, टी पता है, अल्फा बी डायमेंशन कांस्टेंट है, और आपको अल्फा बीटा की डायमेंशन निकाली गई है, निकालना पूछा है। ऐसा फिजिकल इक्वेशन दिया गया है कि भाई अच्छे अच्छे बच्चे डर जाएं कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा इक्वेशन दे दिया गया, इसमें कैसे अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालेंगे? तो सुनो बच्चे, ये बहुत आसान है, ये बहुत ईजी है। अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस बन गई ना, लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड बहुत आराम से कर लोगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि लॉग के अंदर कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी, लॉग के अंदर कुछ भी जो लिखा होता है सब क्या होता है? डायमेंशन लेस। इसका मतलब ये पूरी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना बच्चे, ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशन लेस है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर हम क्या लिख देंगे? डायमेंशन लेस लिख देंगे। पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है, 2 की कोई डायमेंशन होती नहीं है, बचा बीटा और वी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि डायमेंशन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। तो बच्चे वी स्क्वायर क्या है? वी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो पहले तो ये बताओ कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? lt-1, और वेलोसिटी की स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? l2t-2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? l2t-2 इज इक्वल टू, अब बच्चे पाई तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, 2 भी कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और ये पूरी फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। और ये किसके बराबर हो जाएगी? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी m0 l0 t0 के बराबर हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अब इस वाले डायमेंशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वहां पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू m0 l2 t-2। बोलो कितना आसान है,
जब बस बेवजह आप लोग परेशान हो रहे थे कि अरे बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो बीटा की डायमेंशन कितनी आसानी से निकल आई, m0 l2 t-2 कैसे निकली, समझ में आया? कुछ नहीं किया गया बच्चे। ये जो अंदर लिखा है ना, ये डायमेंशनलेस है, और डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0। बच्चे तुम्हें बीटा की डायमेंशन निकालनी है, v तुम्हें पता है वेलोसिटी दिया गया है, और वेलोसिटी के डायमेंशन तुम निकाल सकते हो l2 t-2 करके, तो तुमने l2 t-2 कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो m तो यहाँ पे है नहीं, तो m0 कर दो, l की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई l2, तो कितना हो जाएगा 2 + 0 मतलब 2, तो l की पावर 2 हो गया। इसी तरह से t की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई t की पावर 0, भाई मल्टी ये अगर आता है तो तभी कर पाओगे। देखो जैसे लिखा है a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। याद रखना, अगर लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। और बच्चे कहीं लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। याद रखिएगा, ये कुछ मैथमेटिक्स के रूल हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और देखिए, अगर लिखा है a की पावर m की होल पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर n मल्टीप्लाई बाई n। तो ये तीन चीज को याद रखिएगा, 1 2 3। ठीक है बच्चे, तो बीटा की डायमेंशन निकल गई आपको। अब आप जानते हो कि ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस। अब जब अगर ये डायमेंशनलेस है तो हमें तो इसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम किसकी डायमेंशन लिखेंगे, एफ की डायमेंशन लिखेंगे, वी स्क्वायर की डायमेंशन लिखेंगे, और बीटा यहां से निकल गया, बीटा स्क्वायर की डायमेंशन हम यहां लिख देंगे, हमें अल्फा की डायमेंशन निकल जाएगी। चलो करके देखते हैं, ठीक है बच्चे। चलो चलो अल्फा की डायमेंशन हमको निकालनी है, तो आप इसको लिख दो ब्रैकेट के अंदर, अल्फा को आपने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। एफ है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होती है l2 t-2। क्लियर है? नाउ बीटा स्क्वायर, बच्चे बीटा की डायमेंशन तुमने अभी निकाली m0 l2 t-2, और बीटा के स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है तो उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा m0, और m0 को जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा जरा बताना, m0 ही रहेगा। m भाई देखो, m की पावर 0 है और इसका तुम्हें स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, m की पावर 0 ही तो रहेगा। जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चे यहाँ पे क्या बचेगा आपका m0, लेकिन l स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो l की पावर क्या हो जाएगा 4, और t की पावर हो जाएगा -4। देखिए कितना आसानी से आप लोगों ने अल्फा की डायमेंशन आप निकालने वाले हैं। देखो अल्फा की डायमेंशन अब कैसी आ जाएगी, देखो m0 m है तो आप इसको m लिखो, l2 कितना हो गया l3, और ये l4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा l की पावर -1। ये है t की पावर -2, t की पावर -2 मतलब t की पावर -4, और t की पावर 4 -4 नीचे भी है, तो ऊपर वाले नीचे वाले से कट जाएगा तो बचेगा t की पावर 0। तो बच्चे ये किसकी डायमेंशन आ गई, अल्फा की डायमेंशन आपके सामने आ गई। बताइए कितनी आसानी से आपने बीटा और अल्फा की डायमेंशन निकाल दी इस इक्वेशन की। कितना इजी है बताइए, आसान है कि नहीं? बेवजह आप लोग समझ रहे थे टफ है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि कितना बड़ा इक्वेशन है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, आप लोग पहले ही हार मान जाते हैं। आपको हार नहीं मानना है, मैंने आपसे बोला ना, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे बच्चे। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी करिए, और कॉपी करने से बाद पहले एक बार आप लोग खुद से प्रयास करिए, खुद से कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हम लोग ने कल अपने लास्ट लेक्चर में आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया था। 4 क्वेश्चन दिए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे PYQ, IT, JEE मेंस और नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आए थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आए हुए थे। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्या कह रहा है कि P इज इक्वल टू a माइनस टी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर एक्स। यहां पे P है प्रेशर, T है टाइम और X है डिस्टेंस, वेयर A एंड B बोथ आर डायमेंशनल कांस्टेंट। यहां पे लिख दीजिएगा हेयर A एंड B आर डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। अच्छा, कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर भी होंगे जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, हमें a अपॉन b की डायमेंशन निकालनी, मतलब डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ b, मतलब a अपॉन b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है बच्चे हमें। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसके लिए पहले आपको a की अलग डायमेंशन निकालनी होगी, फिर आप b की अलग डायमेंशन निकालेंगे, फिर आप दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपको a अपॉन b की डायमेंशन निकलेगी। ठीक है,
तो उसको किस कैसे करेंगे, पहले तो ए की डायमेंशन निकालो। देखो मैंने बोला था कि माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा हो, उसके इस तरफ की डायमेंशन बराबर इस तरफ की डायमेंशन। तो बच्चे टी क्या है, टाइम, और टाइम का क्यूब है, इसका मतलब ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, T3, क्या हो जाएगी, T3। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, माइनस के पहले वाली डायमेंशन बराबर माइनस या प्लस के बाद वाली डायमेंशन। तो आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी क्यूब, डायमेंशन ऑफ टी क्यूब। और टी क्या है बच्चे, टाइम, और टाइम का क्यूब करना है। तो बताओ ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए की डायमेंशन हो जाएगी T3। कितनी हो जाएगी, T3। भाई ए की डायमेंशन आ गई। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, बी की डायमेंशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए, ए की डायमेंशन है T3, तो ए माइनस टी क्यूब की डायमेंशन क्या होगी, T3। सो सिंपल है भाई। ए भी क्या है, ए की डायमेंशन भी T3, इसकी भी डायमेंशन T3, तो ए माइनस T3 की डायमेंशन क्या होगी, T3 होगी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए माइनस T3, ए माइनस T3 की डायमेंशन क्या होगी, T3 होगी। कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना भाई। फिजिकल क्वांटिटीज बराबर होती है ना आपस में। अब हमें प्रेशर पता है, एक्स पता है, बी स्क्वायर की डायमेंशन निकाल सकते हैं। फटाफट से बताइए कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू ए माइनस टी क्यूब की डायमेंशन आपको पता है टी की पावर 3 है, अपॉन बी स्क्वायर। बच्चे बी स्क्वायर की डायमेंशन, हमें बी की डायमेंशन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे इनटू, बच्चे एक्स, एक्स की डायमेंशन क्या है, एक्स यहाँ पे है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल। बताओ है कि नहीं। अब आप यहां रख दो डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर की डायमेंशन को ऐसे क्रॉस इधर मल्टीप्लाई कर दो, और प्रेशर की डायमेंशन को नीचे ले आओ। तो बच्चे यहां पे तुम्हारा हो जाएगा डायमेंशन, ये आपका हो जाएगा T3 डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 T-2 होती है, ml-1 T-2 मल्टीप्लाई बाय L। तो आप इसको L एज इट इज रखिए। अब बताइए, m ऊपर चला जाएगा, L की पावर -1 और L मिलकर हो गया L की पावर 0। T की पावर -2 है, ऊपर चली जाएगी T की पावर 3 प्लस T की पावर 2। अरे T की पावर 3 है इंटू T की पावर 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, T की पावर 5 हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, M की पावर -1, देखो M की पावर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो गया। L की पावर -1 है और L की पावर 1 है, तो L की पावर 0 हो जाएगा, ये हो गया L की पावर 0। अब T की पावर कितना हो जाएगा, T की पावर 5 हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है बताओ, है कि नहीं। अभी ये तो बी स्क्वायर की डायमेंशन निकली है ना, तो बच्चे बी की डायमेंशन क्या होगी, बी की डायमेंशन निकालने के लिए हम वहां पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा m की पावर -1, L की पावर 0, T की पावर 5, 1/2। बोलो, जब यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं ना। ले लो फटाफट से, क्या हो जाएगा, m की पावर -1/2, L की पावर 0, T की पावर 5/2। ये बच्चे आपको निकल गई बीटा की डायमेंशन। किसकी डायमेंशन निकल गई, ये बीटा की डायमेंशन, मतलब बी की डायमेंशन निकल गई, और ये ए की डायमेंशन निकल गई। देख रहे हैं क्या, ये है ए की डायमेंशन और ये है बी की डायमेंशन। आपसे पूछा है ए अपॉन बी की डायमेंशन, तो निकालो फटाफट से, डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी। कैसे करेंगे, ए की डायमेंशन कहां है, T3। नाउ बी की डायमेंशन कितनी है, देखो m की पावर -1/2, L0, T की पावर 5/2। बोलो है कि नहीं। अब m की पावर -2 है ना, ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा m की पावर 1/2। L की पावर 0 है, अभी भी L की पावर 0 ही रहेगी। T की पावर 5/2 ऊपर चली जाएगी, तो ये T की पावर 3 तो पहले से, इंटू T की पावर -5/2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो देखो m की पावर 1/2, L की पावर 0 और 3 -5/2, 3 -5/2 कितना होता है, 1/2। तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा T की पावर 1/2। बोलो ये किसकी डायमेंशन आ गई, डायमेंशन ऑफ A डिवाइडेड बाय B। A डिवाइडेड बाय B की डायमेंशन आपको निकल आई, कितने निकल आई, m की पावर 1/2, L की पावर 0, T की पावर 1/2। किस तरह से करेंगे और किस अप्रोच के साथ करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे कर पाएंगे, कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक हमने अभी डिस्कस करी है अपने 4 क्वेश्चंस की, जो मैंने कल दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर नीट में और IIT JEE मेंस में
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए थे। अब यहाँ पे इंतजार की घड़ी खत्म होती है और बेसब्री से हम लोगों को जो इंतजार था अपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अब उस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए थे। ठीक है बच्चे, तो फटाफट से आप लोग पेन और कॉपी अगर आप लोगों ने नहीं निकाली है तो ये आप लोगों की बहुत ही ज्यादा लापरवाही है। फटाफट से पेन और कॉपी निकालें जिससे कि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करें, लर्न करें। फॉर्मूला लर्न करेंगे तभी आपको डायमेंशन निकालना आसान होगा, अदरवाइज इतने ढेर सारे फॉर्मूले हैं, आप किस किस फॉर्मूले में डायमेंशन निकालोगे। तो आप फॉर्मूले को हैबिट में लेकर आओ, फॉर्मूला लर्न करो, डेली 4 से 5 फॉर्मूले लर्न करो तो आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर IIT JEE मेंस और नीट में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे IIT JEE मेंस में कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो बेटा IIT JEE मेंस का ये देखिए पहला क्वेश्चन 2022 में आया था और ये पूछ रहा है आपसे द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू विल बी, बी स्क्वायर अपॉन म्यू की डायमेंशन क्या होगी आपसे पूछा है। यहां पे म्यू नॉट को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, जब आप क्लास 11 12 पढ़ लोगे तभी तो आप जेई मेंस और नीट के एग्जाम दोगे ना। तो जब आप 11 12 पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट है क्या। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहां पे आपको समझ में आएगा ये बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट क्या है। ठीक है, अभी हो सकता हो आपको समझ में ना आए क्योंकि आप क्लास 11th में हो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ सकता क्योंकि ये क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन आप इतना समझो ये बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? एनर्जी डेंसिटी, या उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब यहां पे इसकी डायमेंशन पूछा जा रहा है कि बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, ml2t-2, mlt-2, ml-1t-2, ml2t-2, a-1। भाई कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता चलेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का सम होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम इसको डिनोट करते हैं यूई से। किसे डिनोट करते हैं? यूई से। बच्चे यूई को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चे। इसी तरह से यूबी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परेशान मत होइए, क्लास 11th के बच्चे परेशान हो सकते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि सर ये तो मैंने हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप क्लास 11 12 पढ़ लोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट है क्या। तो बेटा यूई को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूबी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बच्चे इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, यूई बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। बच्चे ये इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं ई स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से बच्चे एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूबी को हम बोलते हैं यूबी, और इसको डिफाइन करते हैं 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बच्चे इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या आप यूं कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर आपसे पूछा गया है। ये देखो 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, आपसे बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन पूछी है। और बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं बच्चे। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? अब आप सुनिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चे। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है
डेंसिटी, अरे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है ना, एनर्जी की डायमेंशन मतलब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, मतलब वर्क डन की डायमेंशन। तो चाहे एनर्जी की डायमेंशन आपसे बोल दे, चाहे वर्क डन की डायमेंशन आपसे बोल दे, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन आपसे बोल दे, चाहे तो हीट एनर्जी की डायमेंशन बोल दे, चाहे वर्क डन की डायमेंशन बोल दे, सबकी डायमेंशन आपस में बराबर होती है। तो एनर्जी की डायमेंशन आपकी होती है ml2t-2। क्या होती है बच्चे? ml2t-2। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है बच्चे? L3। कितनी होती है? L3। अब इसको तो तुम आराम से कर लोगे ना, ये L2 है, ये L3 है, 2 से 1 3 कट जाएगा तो ये L ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ml-1t-2। तो बच्चे एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई? ml-1t-2। अच्छा, इसकी डायमेंशन तुम्हें पता चल गई, ml-1t-2। और अगर इसकी डायमेंशन ये है तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन भी तो वही होगी, क्योंकि 1/2 की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती। तो बच्चे बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन क्या होगी? ml-1t-2। याद रखिएगा, तो जहां भी आपका ऑप्शन हो ml-1t-2, आप तुरंत टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए, इजी है, समझ में आ गया? अब आप याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन यही होगी। अगर कहीं लिखा है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसकी भी डायमेंशन यही होगी। तो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सम होती है, याद रखिएगा। तो बच्चे ये क्या है? ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? हो सकता हो क्लास 11 वाले बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं है बच्चे, ये आईटी जेई का क्वेश्चन है, तो ये तभी आप समझ आएगा जब आप 12th क्लास पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, लेकिन बस ये कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये बी स्क्वायर क्या है, म्यू नॉट क्या है। फिर वो क्या करते हैं, बी को बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की अलग डायमेंशन निकालते हैं, फिर म्यू नॉट की अलग डायमेंशन निकालते हैं, फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है ना, मैंने बताया था बहुत ढेर सारी डेंसिटी आपकी फिजिक्स में यूज होने वाली है। एनर्जी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, और इसके बाद चार्ज डेंसिटी, बहुत डेंसिटी यूज होगी। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको आईटी जेई 2022 का मेंस का ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो आप छोड़कर बिल्कुल मत आइएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग फिर से देखेंगे कि आईटी जेई मेंस में दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड कौन सा आया था। तो देखिए बच्चों, ये आईटी जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन 2000 आई थिंक कब आया था, ये 2022 को ये भी क्वेश्चन आया था। 2022 में क्वेश्चन आया था, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, इस वजह से ये क्वेश्चन कब आया था आपका? जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन है, U इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन के टी, वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, एक्स रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, के रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी रिप्रेजेंट टेम्परेचर, देन डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी। इस बीटा की डायमेंशन क्या होगी? जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने लिखा है, ml2t-2 थीटा-1, m0l2t-2, m0l0t0, m0l2t2। कितना आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो आपको बीटा की डायमेंशन निकालनी है, बोलो। आप किसी तरह से अल्फा की डायमेंशन निकाल लो, क्योंकि हमें एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन तो पता है। हम किसी तरह से अल्फा की डायमेंशन निकाल ले, और बीटा की डायमेंशन तो हमें पूछा ही गया है। अल्फा की डायमेंशन कैसे निकलेगी? यहां से आपको मैंने बताया था, साइन के अंदर कुछ भी लिखा होता है ना, वो डायमेंशन लेस होता है बच्चे। वो क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले आप खुद से कोशिश करिए, पहले आप खुद से कोशिश करिए। ठीक है, पहले आप फटाफट खुद से कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और पहले इस क्वेश्चन को खुद से कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कर लिया, ट्राई कर लिया। अब देखिए बच्चे, साइन के अंदर कुछ भी लिखा होता है ना, वो डायमेंशन लेस होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि डायमेंशन ऑफ अल्फा
मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ kt, kt की डायमेंशन, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इज इक्वल टू m0 l0 t0। अब बात आती है सर x तो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी तो डायमेंशन हम लिख लेंगे, बट ये kt में k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t है टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन सर हमें कैसे लिखेंगे? देखो इसकी डायमेंशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अलग डायमेंशन लिखेंगे, टाइम की अलग डायमेंशन लिखेंगे, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको गैस इक्वेशन पता है, आपको क्या पता है? गैस इक्वेशन पता है। बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT। बच्चे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये 1 मोल के लिए है। कितने मोल के लिए बच्चे? ये 1 मोल के लिए है, याद रखिएगा, ठीक है। और R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बच्चे एक बात बताइए, हम R बराबर कर सकते हैं PV अपॉन T, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर अभी भी हमारे पास कुछ K का टर्म्स तो आया नहीं, कोई बात नहीं। गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है बच्चे। गैस कांस्टेंट बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये आपको 101% हर जगह काम आएगा। R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, KB को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कभी कभी इसको K से भी डिनोट करते हैं, और Na को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। और बेटा ये एवोगाड्रो नंबर कितना होता है आपको पता है ना? 6.67 10⁻29, कुछ याद आ रहा है क्या? ये कुछ इस तरह की वैल्यू होती है शायद ना एवोगाड्रो नंबर की, तो आप इसको देख लीजिएगा इसकी वैल्यू कितनी होती है। खैर Na को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, ये डायमेंशनलेस होता है। अच्छा हम R की जगह पर KB इंटू Na कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे हमने R की जगह पे कर दिया KB, मतलब K लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। Na इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय T। अच्छा Na को तुम नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, जब इसको डिनोमिनेटर में लेकर आओगे तो हो जाएगा K बराबर PV अपॉन NaT। बोलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक रिलेशन आ गया, PV अपॉन NaT। यहां पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, और Na को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब यहां से तुम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हो। एक बात बताओ, T है टेम्परेचर और यहां पे टेम्परेचर को स्मॉल t से डिनोट किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो बात बन सकती है। देखो इस टेम्परेचर को जरा K से मल्टीप्लाई करो, जब K से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा? KT। भाई हमने इस कैपिटल T वाले टेम्परेचर को स्मॉल t लिख दिया, क्योंकि यहां पे स्मॉल t लिखा गया है ना, तो स्मॉल t लिख दिया। ये हो गया PV अपॉन Na। अब Na की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, और PV को क्या बोलते हैं? PV को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क डन। क्या बोलते हैं बच्चे? थर्मोडायनेमिक वर्क डन, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का वर्क डन है, याद रखिएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल वर्क डन। तो बच्चे ये थर्मोडायनेमिकल वर्क डन है, इसका मतलब ये क्या है? वर्क डन, और वर्क डन मतलब एनर्जी। तो बच्चे KT का डायमेंशन किसके बराबर हो गया? एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो गया, क्योंकि Na की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती, तो जो डायमेंशन KT की होगी वही डायमेंशन एनर्जी की होगी। तो बच्चे इसका मतलब KT की डायमेंशन आपको पता चल गई, KT की डायमेंशन है एनर्जी की डायमेंशन। और बच्चे एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बताइए फटाफट से? एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2। कितनी होती है? ml2t-2। अब यहां से आपको KT की डायमेंशन बहुत बढ़िया तरीके से निकल आई। अब क्यों ना आप यहां से अल्फा की डायमेंशन निकाल लें? निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको x की डायमेंशन पता है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट, L पता है, और KT की डायमेंशन अभी आपने निकाल दी ml2t-2। बस याद रखना KT की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की डायमेंशन होगी। और PV को क्या बोलते हैं? PV को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल वर्क डन, और वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2 होती है। तो यहां तक आपको समझ में आया? तो हम यहां पे ऊपर करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, तो अल्फा को आप ऐसे लिखिए, और x की डायमेंशन क्या हो जाएगी? x की डायमेंशन हो जाएगी L। और बच्चे अभी आपने KT की डायमेंशन क्या निकाल ली? ml2
T-2 और यहाँ पे आप किसके बराबर कर देंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बराबर कर देंगे। कोई समस्या तो नहीं है। अब यहां से आप क्या अल्फा की डायमेंशन नहीं निकाल सकते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और L को डिवाइड कर दीजिए। तो देखो एक L से एक L नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा MLT-2। बच्चे ये अल्फा की डायमेंशन आपके सामने आ गई MLT-2। बताइए कितना आसान तरीके से आपने इसको कर लिया, किया कि नहीं, इजी है। अब ये सोचिए कि MLT-2 किसकी डायमेंशन होती थी, कुछ याद आ रहा है? ये फोर्स की डायमेंशन होती थी। ये किसकी डायमेंशन होती थी, फोर्स की। तो इसमें और वेरिएशन क्या कर सकता है, और वेरिएशन कर सकता है कि द पैरामीटर अल्फा विल बी, अल्फा का पैरामीटर हो सकता है फोर्स हो, प्रेशर हो, सरफेस टेंशन हो या फिर एनर्जी हो। तो आप क्या बोलेंगे, अल्फा वाला पैरामीटर फोर्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा की डायमेंशन आ गई MLT-2 और फोर्स की डायमेंशन भी क्या होती है, MLT-2 होती है। तो मैंने आपको बताया कि दो फिजिकल पैरामीटर या दो से ज्यादा फिजिकल पैरामीटर की डायमेंशन सेम हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल पैरामीटर भी सेम हो। वो फिजिकल पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इनकी डायमेंशन सेम हो सकती है। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको अल्फा की डायमेंशन निकल आई। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। देखिए ये आप देख रहे हैं क्या, ये देख रहे हैं क्या, ये डायमेंशनलेस है। ये क्या है, डायमेंशनलेस। अब हमें बीटा की डायमेंशन निकालनी है। यू है एनर्जी डेंसिटी और अल्फा की डायमेंशन आपने अभी निकाली। तो बच्चे क्या ये बीटा की डायमेंशन नहीं निकाल सकते, बहुत आराम से निकालेंगे। तो कहां निकालें, काफी भर गया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर दें, हम इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए बच्चे, अब यहां से हम निकालने वाले अल्फा की डायमेंशन आ गई, अब हम यहां से बीटा की डायमेंशन निकालेंगे। तो देखिए बीटा की डायमेंशन बराबर हम कर सकते हैं अल्फा की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। अल्फा की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। बच्चे अल्फा की डायमेंशन तुमने अभी निकाली, देखो MLT-2, MLT-2। और एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी होता है ML2T-2 और वॉल्यूम होता है L3, तो हो गया ML-1T-2। क्या हो जाएगा, ML-1T-2। तो बच्चे इसमें क्या क्या कट गया, जरा देखो, M से M कट गया, T-2 से T-2 कट गया और L चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा M0L2T0। तो बच्चे बीटा की डायमेंशन आपके सामने आ गई है M0L2T0। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, M0L2T0। कुछ गड़बड़ा गया क्या, किया तो सब कुछ ठीक है। एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन ML-1T-2। ठीक है, ML2T-2 अपॉन L3 ML-1T-2। ठीक है, अल्फा की डायमेंशन ML-T-2 आई है। ठीक है, L2 हो गया, -2 हो जाएगा 0। ऑप्शन M0L2T0। मैं कुछ ऑप्शन देख लूं, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन गड़बड़ है, एक बार मैं ऑप्शन देख लूं। ML2T-2 M0L0T0 M0L2। ओ हो, देखिए ये है T0, माफ करिएगा, ये है T0, M0L2T0। ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे। M0L2T0 आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे लेकिन आप लोगों को ऑप्शन नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। M0L2T0 इसको जरा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो M0L2T0, देखिए M0L2T0, सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। बताइए कितनी आसानी तरीके से आपने कर दिया। लेकिन आप कब कर पाएंगे, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, गैस कांस्टेंट क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, इनमें क्या रिलेशन होता है। ये चीजें आप तब समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस, जो आपके क्लास 11th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके थर्मोडायनेमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, सारे चैप्टर्स को बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करेंगे और खासकर कंपटीशन लेवल की क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस अप्रोच के साथ आपको, किस ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, चलिए अभी तो समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा काफी एक्सप्लेन करके समझा, इसे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे आईटी जेईई मेंस का, जो अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए फटाफट से, वो भी मैं आपको करा देता हूं। ये नेक्स्ट अभी लास्ट ईयर 2023 में ये आईटी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। एन एक्सप्रेशन
एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, याद रखिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, P इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज गिवन, P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा लॉग बेस KT अपॉन बीटा एक्स। यहां पे अल्फा और बीटा एक कांस्टेंट है, x बोला गया है डिस्टेंस है, k को बोला गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, देन डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी, अल्फा की डायमेंशन क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में तो आ गया। KT को क्या बोलते हैं, KT की डायमेंशन मतलब एनर्जी की डायमेंशन, और x है डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन आपको पता ही है L, तो यहां से बीटा की डायमेंशन निकाल लो। जैसी बीटा की डायमेंशन निकालना उठा के यहां पुट कर देना। तो बच्चे क्योंकि P है डायमेंशनलेस, अगर P डायमेंशनलेस है तो जो डायमेंशन अल्फा की होगी वही डायमेंशन बीटा की होगी, क्योंकि P डायमेंशनलेस है ना, P डायमेंशनलेस है तो जो डायमेंशन अल्फा की होगी वही डायमेंशन बीटा की होगी। तो अगर यहां से बीटा की डायमेंशन निकाल लोगे तो वही डायमेंशन किसकी होगी, अल्फा की होगी। अब बात आती है कि सर यहां से बीटा की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो अभी तो आपने प्रीवियस अभी निकाला है ना, KT की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो बताइए कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा, नहीं सॉल्यूशन अब तब देखिएगा जब आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आप पहले प्रैक्टिस करिए। आप लोग टीपा मत किया करिए, आप लोग बस टीपने लगते हैं, सारे सॉल्यूशन टीपने लगते हैं। टीपो नहीं बेटा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ना। आप खुद से प्रयास करिए, खुद से प्रयास करिए, नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से पहले प्रैक्टिस करिए। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो चलिए आ जाए, हम लोग देखिए कैसे करेंगे। बच्चे देखो लॉग बेस, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा होता है तो वो डायमेंशनलेस होता है ना, इसका मतलब अंदर की पूरी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ KT डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ x, और x की डायमेंशन क्या है, L। बच्चे ये किसके बराबर है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बराबर है, m0 L0 T0। बच्चे KT की डायमेंशन तो एनर्जी की डायमेंशन होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब बताइए एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 T-2 डिवाइडेड बाय L, बोलो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा को इधर ले जाओ, तो डायमेंशन ऑफ बीटा को हम इधर लेकर आ गए, और m0 L0 T0 को लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, क्योंकि पावर 0 इसका मतलब 1 हो गया। तो बच्चे यहां से क्या तुमने बीटा की डायमेंशन निकाल ली, देखो एक L से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से आप निकाल लेंगे बीटा की डायमेंशन और आ जाएगी mlt-2। कितनी आ जाएगी बच्चे, mlt-2 आ जाएगी। बताइए कितना आसान है, बीटा की डायमेंशन आ गई। अब एक बात बताइए, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेशन में P है डायमेंशनलेस। अब आप जानते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी होती है ये डायमेंशनलेस तो होती है, पहले से ही होती है। तो बच्चे डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ P डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा। बोलो आसान है। और P की डायमेंशन क्या है, डायमेंशनलेस, तो आप इसको क्या लिखोगे, m0 L0 T0। बच्चों तुम्हें किसकी डायमेंशन निकालनी है, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है कि बीटा की निकालनी है, यहाँ पे हमें निकालनी है किसकी डायमेंशन, कहां गया कहां गया कहां गया, किसकी निकालनी है डायमेंशन यहाँ पे, अच्छा देन डायमेंशन ऑफ अल्फा, हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है और बीटा की डायमेंशन हमें पता है, यहां से देखो mlt-2। अब यहां से अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका होना ना होना एक ही बराबर है। तो अल्फा की डायमेंशन बच्चे आपकी कितनी आ जाएगी, mlt-2। तो देखो यहां से अल्फा की डायमेंशन कितनी आसानी से तुमने निकाल दिया, mlt-2। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताइए कर लिया आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो देखिए आपने आईटी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो मुझे लगता है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस आईटी जेईई में जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीट में क्वेश्चंस कैसे आए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। बने रहिए बच्चे। तो बच्चे ये नीट पीवाईक्यू मतलब नीट का 2021 का क्वेश्चन है। द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन। ठीक है, फोर्स को दिया गया है टाइम के टर्म्स में एंड डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। F इज इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। ठीक है, यहां पे a b c d सब कांस्टेंट है। ठीक है, आपसे कह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ AD अपॉन बी, AD अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप खुद सॉल्व करिए उसके बाद मैं करता हूं।
चलिए करिए, फटाफट से सॉल्व करिए, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूं। बच्चे ये है फोर्स, ये क्या है फोर्स। अगर ये फोर्स है तो कॉस का पूरा टर्म तो डायमेंशनलेस होगा और साइन का भी पूरा टर्म डायमेंशनलेस होगा। इसका मतलब अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, मतलब ए भी फोर्स है और सी भी फोर्स है, क्योंकि भैया सी साइन डी टी तो पूरा डायमेंशनलेस है ना, और कॉस बी एक्स भी डायमेंशनलेस है। तो बच्चे आपको पता है फिजिकल पैरामीटर, सेम काइंड ऑफ फिजिकल पैरामीटर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो इसका मतलब ऑल द टर्म्स हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर एफ फोर्स है तो ए भी फोर्स होगा, सी भी फोर्स होगा। तो जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन ए की होगी, वही डायमेंशन सी की होगी। तो ए और सी की डायमेंशन तो फोर्स के डायमेंशन के बराबर है। अब बात आती है सर डी की डायमेंशन और बी की डायमेंशन कैसे निकालें। बच्चे आपको पता है साइन के अंदर कुछ भी लिखा होता है तो उसकी डायमेंशन वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसी तरह से कॉस के अंदर कुछ भी लिखा होगा तो वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। यहां पे टी है टाइम और एक्स है डिस्प्लेसमेंट। करो फटाफट से कैसे करेंगे। हो गया, अब चलो मैं करता हूं। चलो अब देखो सबसे पहले साइन डी टी बात करते हैं। साइन डी टी, बच्चे एक बात बताइए, डायमेंशन ऑफ डी टी, इस डी टी की डायमेंशन किसके बराबर होगी भैया, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि डायमेंशनलेस है बच्चे। तो डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डी की डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय टी। टी क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है टी, इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इसी तरह से आप डी की डायमेंशन ने आपने क्या निकाल लिया, डी की डायमेंशन बराबर टी को नीचे क्रॉस भेज दीजिए, ये आपका होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय टी। बोलो ठीक है। अब ये टी ऊपर जाएगा, टी को ऊपर ले जाओ फटाफट से, तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर -1। बच्चे ये किसकी डायमेंशन निकल गई, डी की डायमेंशन निकल गई। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग निकालने जा रहे हैं बी की डायमेंशन। देखो कॉस के अंदर कुछ भी लिखा होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो यहां से तुम कह देना डायमेंशन ऑफ बी एक्स। बी एक्स की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो के बराबर हो जाएगी। बच्चे आप यहां से बी की डायमेंशन निकाल लो बहुत आराम से। बी के डायमेंशन को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और x मतलब क्या है, डिस्टेंस। x बराबर क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l। ठीक है, तो यहां से आपकी हो गई m जीरो l जीरो t जीरो। यहां से आप b की डायमेंशन बहुत आराम से निकाल लेना, l को नीचे क्रॉस डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा आपका m जीरो l जीरो t जीरो डिवाइडेड बाय l। तो ये l आपका ऊपर जाएगा, तो ये आपका होगा m जीरो l की पावर -1 t जीरो। बच्चे बात समझ में आ गई। देखो बी की डायमेंशन निकल आई आपको m जीरो l -1 t जीरो, और डी की डायमेंशन यहां से निकल आई m जीरो l जीरो t की पावर -1। तो डी की और बी की डायमेंशन तो आ गई। अब बात करते हैं ए की डायमेंशन। बच्चे ए की डायमेंशन क्या होगी, मैंने बताया ना, जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन, भाई ये क्या है, ये है डायमेंशनलेस, और ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब जो फिजिकल पैरामीटर ए है वही फिजिकल पैरामीटर सी है और वही फिजिकल पैरामीटर एफ है। इसका मतलब अगर एफ फोर्स है तो ए भी फोर्स होगा और सी भी फोर्स होगा, और अगर ए फोर्स है तो इसका मतलब ए की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के बराबर होगी। तो बच्चे ए की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन। तो बताइए फटाफट से, डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन हो जाएगी MLT-2। बताओ है कि नहीं। तो आपको ए की डायमेंशन पता चल गई, बी की डायमेंशन पता चल गई, डी की डायमेंशन पता चल गई, क्यों ना आप फिर AD अपॉन बी की डायमेंशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो ए की डायमेंशन है MLT-2 मल्टीप्लाई बाय डी। बच्चे डी की डायमेंशन कहां है, M0 L0 T -1 M0 L0 T की पावर -1 डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है बी, और बच्चे बी की डायमेंशन क्या है, M0 L -1 T0 M0 L -1 T0। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करिए फटाफट से, देखिए ये L -1 ऊपर चला जाएगा तो L2 हो जाएगा, और T -2 है, T -1 है, T -3 हो जाएगा, और T0 से कोई मतलब नहीं है, M0 से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे ये आपका हो जाएगा M, और ये आपका हो जाएगा L2, और ये आपका होगा T -3। बच्चे आपकी डायमेंशन निकल आई, डायमेंशन ऑफ AD अपॉन बी। डायमेंशन ऑफ AD अपॉन बी कितना आ गया, ML2 T -3। देख लो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जिन बच्चों का ऑप्शन बी सही है ना, उनकी तैयारी बहुत ही लाजवाब तैयारी चल रही है बच्चे। तो आपकी तैयारी को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आपने अगर इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसका मतलब आप पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो एक एक टॉपिक से रिलेटेड पहले तो मैं बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके बोर्ड में आते हैं, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आईटी जेई मेंस में फिटजी वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं
वो मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और होप्स हो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट फंसता है, कहीं भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आपको मैं बार बार बताता हूं, आप नंबर नोट कर लीजिए। आप नंबर नोट करके आप एनी टाइम मतलब रात को 8 बजे से पहले और सुबह 9 बजे के बाद, सुबह 9 बजे के बाद रात को 8 बजे से पहले आप कभी भी कॉल करेंगे, आपका मैं इंस्टेंट सॉल्यूशन बता दूंगा, आपकी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा इंस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर लेना, पहली बात। ठीक है, तो देखो आपने आईटी जेई मेंस के क्वेश्चंस कर लिए और साथ ही साथ आपने नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए। अभी मैं नीट के एक दो क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है बच्चे। पूरे यूट्यूब में देखिए प्रैक्टिस वगैरह नहीं कराया गया है, थ्योरी पार्ट बहुत है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कराया गया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चे कैसे करेंगे भाई? आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करने वाले नहीं है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इसी तरह से आपको कराऊं। तो मैं आपसे बार बार इस तरह से इसको एडवाइस कर रहा हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं आता, एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, चार बार करिए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए और अप्रोच देखिए किस अप्रोच के साथ आपको बढ़ना है। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम लोग फिर से नीट के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। देखो बच्चे, ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया था और अ क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एच सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर प्लांक कांस्टेंट, देन डायमेंशन ऑफ एफ विल बी। एफ की डायमेंशन होगी एरिया की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन, मोमेंटम की डायमेंशन या वॉल्यूम की डायमेंशन। नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चे। अब कैसे करेंगे फटाफट से बताइए। देखिए आपको प्लांक कांस्टेंट पता होना चाहिए क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। अब एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए। बच्चे आप पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस अप्रोच के साथ बढ़ना है। ठीक है, देखिए होप्स हो कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब आप थोड़ा सा मैच कर लीजिए कि आपका प्रोसेस ठीक है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांक कांस्टेंट एच की। प्लांक कांस्टेंट एच, बच्चे ये प्लांक कांस्टेंट एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट एच आता है कि जो ये आता है प्लांक हाइपोथेसिस से आता है, प्लांक क्वांटम थ्योरी से आता है कि फोटोन की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। बच्चे क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जाहिर सी बात है वो किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो उसके सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। बच्चे ठीक है, तो जब आप फोटोन की एनर्जी को हम ईसीडी नोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को हम न्यू सीडी नोट करते हैं बच्चे। ठीक है, व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो E इज इक्वल टू आ जाता है एच न्यू। याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिमेंबर, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा न्यू को हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी होता है ना, तो हम ई की जगह कर सकते, ई बराबर कर सकते हैं एच अपॉन टी। और टी क्या होता है बच्चे? टाइम पीरियड। क्या होता है? टाइम पीरियड। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा एच, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा एच इज इक्वल टू ई टी, एच इज इक्वल टू ई टी। अब बच्चे ई है आपकी एनर्जी और टी है आपका टाइम। एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी और टाइम की जो डायमेंशन होगी वही प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी? मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो आप बताएंगे सर ml2t-2 इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, मैं पूछूंगा बच्चे टाइम की डायमेंशन क्या होगी, तो आप बताएंगे सर ब्रैकेट में कैपिटल टी लिख दो बस। ठीक है, टी लिख दिया मैंने तो आपका हो गया ml2t-1 इज द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट तो होता है ml2t-1। ओके,
प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकल गई बच्चे। अब आपको निकालना है सी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और आपको स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड, भाई लाइट की स्पीड हो, चाहे फोटोन की स्पीड हो, चाहे किसी पार्टिकल की स्पीड हो, किसी की भी स्पीड हो, स्पीड मतलब स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन बच्चे, ठीक है। तो ये बताइए स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी। तो यहां से आपने स्पीड की डायमेंशन निकाल ली। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चे आपको पता होगा ग्रेविटेशन लॉ, अगर आपको ग्रेविटेशन लॉ नहीं पढ़ा है तो आप पहले ग्रेविटेशन लॉ पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर, जब आप प्रीवियस क्लास में थे, क्लास 10th में थे, तो आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था ना, कि दो ऑब्जेक्ट इन पूरे ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स डिपेंड करता है दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनकी बीच की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ये पता था, प्रीवियस ईयर में आपने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। कंबाइंड करिए दोनों इक्वेशन को, व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा Fg इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। भाई दोनों को आप कंबाइंड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। When you remove the sign of proportionality, you add a constant called universal gravitational constant। ये यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। तो बच्चे Fg इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ग्रेविटेशनल लॉ का। और Fg क्या है, एट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 आपके मासेस हैं दो बॉडी के, और r उनके बीच की डिस्टेंस है। क्यों ना हम यहाँ पे कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल सकते हैं बहुत आराम से। हमें फोर्स की डायमेंशन तो पता है, हमें डिस्टेंस की डायमेंशन पता है, हमें मास और मास के डायमेंशन पता है, क्यों ना हम इसको रिशिफ्ट कर दें। तो बच्चे हम कैपिटल जी बराबर का क्या कर सकते हैं, r को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Fg मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। बच्चे Fg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स है ना, चाहे कोई भी फोर्स हो, चाहे टेंशन फोर्स हो, चाहे आपका नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे वेट हो, चाहे आपका टेंशन फोर्स हो, चाहे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे आपका न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ड्रैग फोर्स हो, किसी भी तरह का फोर्स है, सबकी डायमेंशन क्या होगी, mlt-2 होगी बच्चे। क्या होगी, mlt-2 होगी, ठीक है। और r की डायमेंशन होती है l, और r स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय मास दो बार आया ना, एक मास ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो एक मास की डायमेंशन m, दूसरे मास की डायमेंशन m, तो m इंटू एम, एम स्क्वायर, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर। बोलो यहां से आप इसको डायमेंशन नहीं निकाल सकते, फटाफट से निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m-1 L3 और t की पावर -2। बच्चे ये किसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसको स्टार बना के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है m-1 L3 t-2, ठीक है, इजी है। तो आपको सब कुछ तो निकल गया, देखो प्लांक कांस्टेंट की निकाल दिया, स्पीड ऑफ लाइट की निकाल दी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकाल दी, उठा के यहां पे पुट करके f की डायमेंशन निकाल दो फटाफट से। चले देखो इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, यहां निकाल देते हैं, देखो मैं यहां निकालता हूं, ठीक है, चलो। डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू h, h क्या है बच्चे, h प्लांक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन है ml2t-1, ml2t-1 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 5, स्पीड c है ना, mlt माइनस इसकी 5 करो तो हो जाएगा l5 t की पावर -5, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा है कैपिटल जी कितना है, m-1 L3 t-2, m-1 L3 और t-2, और पूरे की ब्रैकेट क्या लगा दो 1/2, क्योंकि अंडर रूट भी है ना। अब कर लो फटाफट से, देखो m-1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2, बोलो ठीक है, L2 L5 कितना हो गया, L की पावर 7, और ये चला जाएगा ऊपर, मतलब L की पावर 7 माइनस L की पावर 3, बचा हो जाएगा L की पावर 4, बोलो ठीक है, समझ में आ गया। अब t की पावर -1, t की पावर -5 मतलब t की पावर -6, और t की पावर -2 ऊपर लेके जाओ, t की पावर 2
मतलब 6 में से -6 + 2 मतलब -4, तो t की पावर हो गई -4 और पूरे ब्रैकेट लगा दो 1/2। बच्चे बात समझ में आ रही है? अब 1/2 है तो अंदर लेके आओ, तो 2/2, 4/2, 4/2, तो ये आपका हो जाएगा mL2 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ f की डायमेंशन आ गई mL2 t-2। तो बेटा mL2 t-2 किसकी डायमेंशन होती है, कुछ पता है? नहीं पता? ये बताओ एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एरिया की डायमेंशन होती है L2। बच्चे एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ये होती है mL2 t-2। बच्चे मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? ये होती है mLt-1। और बच्चे वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। तो देखो एफ की डायमेंशन आ गई mL2t-2 और किसके डायमेंशन के बराबर है? एनर्जी की डायमेंशन के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो आपने किस अप्रोच के साथ किया, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको इन फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता है, बाकी आपको किस तरह से करना है होप सो कि आपको समझ में आ गया। तो बच्चे देखिए क्वेश्चंस तो बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर आप चाहते हैं इस तरह के प्रीवियस ईयर आईटी जेई नीट के क्वेश्चंस सॉल्व करना और मॉडल क्वेश्चंस लगाना, इसी लेवल के क्वेश्चंस लगाना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं 8081809367 पे आप व्हाट्सएप करिए और इस पे आप ग्रुप पे जोड़ सकते हैं, जो क्लास 11th का एक अलग ग्रुप है और क्लास 12th का एक अलग ग्रुप है। ठीक है बच्चे? तो देखिए यहां पे हमने पीवाईक्यू आईटी जेई मेंस के और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा और होप सो कि आपने प्रैक्टिस भी किया होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा। और बच्चे अगर आपने सॉल्व किया तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो अब यहाँ पे हम अपने क्लास को ओवर करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन गया आई थिंक। तो आप पढ़ाई करते रहिए, आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थ्योरी पार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने देखा। थ्योरी पार्ट आप कितना पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दिन भर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पे पढ़ाई करिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए फिर पढ़ाई करिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए फिर पढ़ाई करिए, थोड़ा सा खेलिए फिर पढ़िए, खेलिए फिर पढ़िए। तो इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई पे बच्चे। ठीक है? तो फिर मुझे दीजिए इजाजत, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। और फिर जब उसका थ्योरी पार्ट बता देंगे तो पहले बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, और फिर बाद में देखेंगे कि आईटी जेई मेंस और नीट में क्वेश्चंस कैसे आए थे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड बच्चे। तो तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।